नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल मच गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने जाति आधारित रैलियों और सार्वजनिक स्थानों पर जाति सूचक चिन्हों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही वाहनों पर जाति से जुड़े स्टिकर हटाने और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का जिक्र बंद करने का भी आदेश दिया गया है। सिवाय SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों के अदालत ने ऐसी रैलियों को राष्ट्र विरोधी बताते हुए कहा था कि यह ताकत का प्रदर्शन और राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ है। इस फैसले से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ ही भाजपा की रणनीति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सभी पार्टियां चुनावों में जातिगत सम्मेलन करती रही हैं। समाजवादी पार्टी हाल ही में PDA यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पर जोर दे रही थी और पश्चिमी यूपी में गुर्जर सम्मेलन करा रही थी। अब सवाल है कि क्या यह आदेश सभी पर समान रूप से लागू होगा या राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल होगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार का यह ताज़ा निर्णय न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी अहम है। यह कदम समाज में जातिगत विभाजन को कम करने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास हो सकता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इसका दुरुपयोग राजनीतिक मकसद के लिए नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कई सवाल किए। उन्होंने लिखा कि और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इनमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान शामिल हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंसारिया की बेंच ने अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ देव पेश हुए। वकीलों ने दलील दी कि याचिकाकर्ता छात्र हैं और 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। साथ ही उन्होंने अंतरिम जमानत की अर्जी पर भी नोटिस जारी करने की मांग की। हालांकि अदालत ने कहा कि वह मुख्य याचिका का ही अंतिम निपटारा करेगी। ये याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के उस फैसले के खिलाफ हैं जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज की गई थी। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर GST को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2006 से 2014 तक लगातार 8 साल सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने GST का विरोध किया था और वह थे नरेंद्र मोदी। जयराम रमेश के मुताबिक वही मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2017 में पलटी मारकर खुद को GST का मसीहा बताने लगे। उन्होंने कहा कि जुलाई 2017 में जब GST लागू हुआ था तब राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था, क्योंकि यह ना अच्छा था ना आसान, और नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को दूसरा बड़ा झटका साबित हुआ। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने 8 साल तक सुधार की बात नहीं मानी। बता दें कि रविवार को PM मोदी ने घोषणा की थी कि 22 सितंबर से नेक्स्ट जनरेशन GST सुधार लागू होंगे, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में अहम कदम होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे, आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं उसे छोड़ दीजिए। सारा दिन जितने विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। आप भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए। ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है, आप भी तो कुछ कीजिए। लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं। देश में GST 2.0 आज 22 सितंबर से लागू हो गया है। अब रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान जैसे दूध, ब्रेड, पनीर, मक्खन, आटा, दाल, तेल, साबुन, शैम्पू और बच्चों की पढ़ाई के सामान पर टैक्स कम या शून्य हो गया है। UHT दूध अब 5% से शून्य GST में शामिल। 1 लीटर पैक की कीमत 77 रुपए से घटकर 75 रुपए। पनीर पर 12% GST हटाकर शून्य कर दिया गया। 200 ग्राम पनीर अब 90 रुपए की जगह 80 रुपए में मिलेगा। मक्खन 500 ग्राम का पैक 305 रुपए से घटकर 285 रुपए में मिलेगा।
घी पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। अमूल का 1 लीटर घी अब 650 रुपए की बजाय 610 रुपए में उपलब्ध होगा। ब्रेड और पिज्जा पर 5% से शून्य GST में आए हैं। ब्रेड का पैक 20 रुपए की जगह 19 रुपए में मिलेगा। पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स 12 से 18% स्लैब से घटाकर 5% में कर दिए गए। बिस्कुट और नमकीन पर टैक्स 12 से 18% से घटकर 5%। तेल, शैम्पू, साबुन पर 18% GST को घटाकर 5% किया गया। अब 100 रुपए का शैम्पू पैक 118 रुपए की बजाय 105 रुपए में मिलेगा। चॉकलेट और मिठाइयाँ भी सस्ती हो गई हैं। 50 रुपए की चॉकलेट अब 44 रुपए में मिलेगी। 400 रुपए प्रति किलो के लड्डू पर लगने वाला टैक्स 72 रुपए की जगह सिर्फ 20 रुपए होगा। बच्चों के पढ़ाई के सामान भी सस्ते हो गए हैं। नोटबुक, पेंसिल, रबर, ग्लोब, प्रैक्टिस बुक, क्राफ्ट बुक और प्रयोगशाला नोटबुक को GST फ्री कर दिया गया है। इस सुधार से अब लगभग 99% रोजमर्रा के सामान की कीमतों में कमी आ गई है। सोमवार से शुरू हुए 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि पर्व के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर में GST सुधार लागू हो गए हैं और आम लोगों की बचत में मदद करेंगे। अमित शाह ने इन कटौतियों को एक ऐतिहासिक बताया और कहा कि 390 से अधिक वस्तुओं पर GST दरों में कमी की गई है। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार की तरफ से नवरात्रि पर आम जनता, खासकर माताओं और बहनों के लिए दिया गया उपहार है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि जून 12 को हुए एयर इंडिया क्रैश की स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और NK सिंह की बेंच ने AAIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में पायलट की गलती को क्रैश का कारण बताना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। यह सुनवाई उस जनहित याचिका पर हुई जिसमें नियंत्रित और स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे, जिनमें यात्री, क्रू और जमीन पर लोग शामिल हैं। PIL दाखिल करने वाले सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन का आरोप है कि जांच का तरीका मौलिक अधिकारों जैसे जीवन, समानता और सच्ची जानकारी के अधिकार का उल्लंघन करता है। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के हाव भाव विवाद का कारण बन गए हैं। हारिस रऊफ ने दर्शकों के तानों का जवाब 06 का इशारा करके दिया, जिसे सोशल मीडिया पर भारत के लड़ाकू विमानों को मार गिराने के झूठे दावे से जोड़ा गया। वहीं फरहान ने अर्धशतक का जश्न मनाते हुए बल्ले को बंदूक की तरह तान दिया, जिसे AK-47 जैसा बताया गया। इस पर शिवसेना UBT के संजय राउत ने कहा कि साहिबजादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उन्हें ऐसे गोलियों से भून दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 50 रन पूरे किए और बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए। BCCI और मोदी सरकार के मुंह पर यह थूकना बेहद अपमानजनक है। भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं। समाजवादी पार्टी के शरद सरन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और सरकार व BCCI पर सवाल उठाए। एक्स पर एक पोस्ट में सरन ने पूछा कि देश के इस अपमान के लिए कौन जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी हारिस रऊफ के इस कदम की निंदा की और इसे राष्ट्र का अपमान बताया। भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक उड़ा रहा है। वह भारतीय जेट को मार गिराने के इशारे कर रहा है। पाकिस्तानियों को इतना विश्व स्तरीय मंच क्यों दिया गया? हम उसी समय मैदान से बाहर क्यों नहीं गए? केंद्र की भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए। मोरक्को की 2 दिवसीय यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिका के 50% टैरिफ पर भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि देश का दृष्टिकोण व्यापक और संतुलित है। सिंह ने पेरेचिट में टाटा एडवांस्ड सिस्टम के व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म WHAP 8x8 के नए विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। यह अफ्रीका में भारत का पहला रक्षा विनिर्माण प्लांट है। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि भारत ने किसी के धर्म के आधार पर लोगों को निशाना नहीं बनाया और किसी भी नागरिक पर हमला नहीं किया। सिंह ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK भविष्य में भारत का हिस्सा बनेगा और उस दिशा में बदलाव होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दावा जताते हुए चेतावनी दी कि अगर यह अमेरिका को वापस नहीं मिला तो खराब चीजें होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका तालिबान से बातचीत कर रहा है ताकि यह बेस वापस लिया जा सके। वहीं तालिबान ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अफगानिस्तान पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी को 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसे अमेरिका ने
9/11 हमलों के बाद विकसित किया था। ट्रंप का कहना है कि यह चीन की न्यूक्लियर साइट के पास होने से रणनीतिक रूप से अहम है। तालिबान ने साफ कर दिया कि दोहा समझौते के तहत वे किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। तालिबान विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाली ने कहा कि अफगानों ने इतिहास में कभी सैन्य उपस्थिति स्वीकार नहीं की। दोहा समझौते 2020 में यह बात साफ की जा चुकी है, लेकिन आगे बातचीत के दरवाजे खुले हैं। तालिबान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ फसीहुद्दीन फितरत ने काबुल में एक समारोह में कहा कि अफगानिस्तान पूरी तरह स्वतंत्र है, 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे। हम किसी धमकी या आक्रामकता से नहीं डरते। अगर दुश्मनी हुई तो सबसे मजबूत जवाब देंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।